देवभूमि परिवार योजना से डेमोग्राफी चेंज करे रोकेगी धामी सरकार। सीएम बोले अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी परिवार को मिलेगा यूनिक नंबर। 16 नवंबर को पदभार संभालेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से की बात। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, मिलेंगे 287 डॉक्टर। 20 नवंबर से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के धरने का आज चौथा दिन। कैबिनेट के फैसले पर भी नाखुश, बोले सरकार गुमराह कर रही है, सिर्फ बातें हो रही। एमडीडीए ने देहरादून में कई भवनों को किया सील। सचिव बोले अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं, राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और नियोजित बनाएंगे। और बद्रीनाथ धाम में पारा -16 डिग्री, झरने और झीलें जमी, बर्फीले हवाओं से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। बिहार के भाग्य पर आज फैसला होना है, इससे जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज बिहार की 243 सीटों पर आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की होगी गिनती। तेजस्वी समेत कई दिग्गजों की किस्मत पर आज फैसला। पहले वो पोस्टल बैलेट पेपर की होगी गिनती। तेजस्वी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। सम्राट विजय के भाग्य का आज होगा फैसला। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज बिहार की 243 सीटों पर नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत पर आज फैसला होगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। तेजस्वी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज बिहार के भाग्य का फैसला होगा। बिहार का सरताज कौन बनेगा, ये आज डिसाइड होगा। और 243 सीटों पर जो हुए चुनाव का जो नतीजे हैं वो आज आएंगे। और 8 बजे से ये नतीजे जो है उसकी शुरुआत गिनती के तौर पर शुरू हो जाएगी। और 9 और 10 बजे के आसपास रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। तो तेजस्वी समेत कई दिग्गजों के भाग्य पर फैसला होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। आज बिहार की 243 सीटों पर मतगणना है और तमाम दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज होना है। तेजस्वी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये भी आज की गिनती, आज का रिजल्ट तय करेगा। साथ ही तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे महागठबंधन के हों या एनडीए के हों, उनके भाग्य का भी आज फैसला आना है। और जनता ने किसके पक्ष में या किसके भाग्य को लिखा है, ये साफ तौर पर आज साफ हो जाएगा। तो आज बिहार की 243 सीटों पर नतीजे आएंगे। बिहार के भाग्य का फैसला सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी। तेजस्वी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। आपको बता दें, सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय समेत तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है वो आज वोटों की गिनती के साथ आगे ये सामने आएगा कि आखिर किसकी किस्मत साथ रही, जनता ने किसको आशीर्वाद दिया और जनता ने किसको नकारा। तो भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आ जाएंगे। 243 सीटों पर नतीजे आएंगे। गया जी जिले की 10 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे। छपरा में 10 विधानसभा सीट पर 14 टेबल पर मतगणना होगी। कुल मिलाकर आज 243 सीटों का रिजल्ट आना है और वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम
के वोटों की गिनती होगी। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय के साथ ही अन्य दिग्गज जो है उनके भाग्य का फैसला होगा। और रुझान, गिनती के साथ साथ रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम से मतगणना होगी। तो 243 सीटों पर जनता ने किसको बहुमत दिया, किसको नकारा, किस प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया और किस प्रत्याशी को जनता ने बैरंग वापस भेजा, ये नतीजे भी कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये तय हो जाएगा। तो छपरा में 10 विधानसभा सीटों पर नतीजे आने हैं। आज बिहार की 243 सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तो मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार के भाग्य का आज फैसला आना है। विजय, सम्राट चौधरी विजय और उप मुख्यमंत्री विजय के साथ ही तेजस्वी यादव के भाग्य पर फैसला होगा। भोजपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर फैसले आएंगे, नतीजे आएंगे। गया जी और छपरा में 10 विधानसभा सीटों पर 14 बूथों पर, आपको बता दें 14 टेबल पर यह मतगणना होगी। तो आज बिहार के 243 सीटों की हुए चुनाव पर नतीजे आना 8 बजे से शुरू हो जाएंगे। गिनती 8 बजे से शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती आगे बढ़ेगी। तेजस्वी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला आना है। सुबह 8 बजे से ये गिनती शुरू हो जाएगी। तो बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई और उसके बाद से दोनों गठबंधन, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, इस बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बताते नजर आए हैं। लेकिन जनता ने किसके लिए वोट किया है, किसके हक में वोट किया है और किसको नकारा है, किसको आशीर्वाद दिया है, ये आज के नतीजे बताएंगे। गया जी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर नतीजे आएंगे। छपरा की 10 विधानसभा सीटों पर 14 टेबल पर गिनती शुरू होगी और 8 बजे से ये गिनती शुरू हो जाएगी। 243 सीटों पर आज जैसे जैसे गिनती शुरू होगी वैसे वैसे दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी सामने आता नजर आएगा। तो तेजस्वी समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज होना है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो गिनती के साथ ही चुनावी रुझान जो है वो भी सामने आने लगेंगे। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अब जो जिस विधानसभा में जो जितनी टेबल पर, जितने बूथों पर ये मतगणना होगी उसकी तैयारी होगी। छपरा में 10 विधानसभा सीटों के लिए 14 टेबल पर गिनती होगी। ऐसे ही अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं और वो सब सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली गई हैं। बस कुछ ही पल में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ ही समय में ये प्रक्रिया शुरू होगी।
और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से आज तक कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन क्षेत्र सुंदर खाल में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार द्वारा वंचित करने तथा उनको विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 21 नवंबर की तिथि नियत की है। इसी से जुड़े एक जनहित याचिकाकर्ता से कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया। आज हुई सुनवाई पर आपको बता दें, ये सुनवाई कल हुई थी और कल हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि सरकार इनको विस्थापित कर रही है, लेकिन इतनी जगह एक साथ नहीं मिल पा रही है, इसलिए अलग अलग विस्थापित करने का प्रकरण शासन में लंबित है। इसलिए स्थिति से अवगत कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। सरकार ने इस समय की मांग की। सरकार को समय देते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 नवंबर की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने पूछा था कि 2014 में क्षेत्र के लोगों के विस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार ने अब तक लिए गए निर्णय पर 4 सप्ताह के भीतर उसकी प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कोर्ट ने कहा था, जिस पर सरकार ने शपथ पत्र पेश किया। पूर्व में सुंदरखाल जो रामनगर में क्षेत्र है, वहाँ पे फॉरेस्ट की बाहर की लैंड पे कई लोग रहते हैं सन 70 से, और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए लंबे समय से आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन अभी भी वहाँ बिजली, पानी और सभी सुविधाओं के बिना उनको रहना पड़ रहा है। तो जिस पर पूर्व में कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया और ये बताया कि उनके लिए अल्टरनेट लैंड की तलाश की जा रही है, परंतु इतनी भूमि नहीं मिल पा रही है एक साथ, तो कोई मॉनिटरी कंपनसेशन देने का या टुकड़ों में अलग अलग जगह पे भूमि उनको दिए जाने का प्रस्ताव अभी शासन में विचाराधीन है, और जिसके बाद राजस्व विभाग की कोई कमेटी इस पर डिसीजन लेगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया की जाएगी पुनर्स्थापना की। इसकी 21 तारीख। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि हमारा मुद्दा पहाड़ और मैदान का नहीं, बल्कि हरिद्वार के लोगों को भी सब्सिडी सहित पहाड़ की तर्ज पर सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। सभी को समानता के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। हरिद्वार के बाशिंदों को भी पहाड़ की तर्ज पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके लिए पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी। बसपा विधायक ने दावा किया कि किसान हितकारी योजनाओं का उन्होंने खाका तैयार कर रखा है, इसलिए मौका मिलने पर मुख्यमंत्री को किसान हितों की बात करते हुए अपने सुझाव भी रखेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि ये तो पत्रकारों की मनगढ़ंत कहानी का पहाड़ और मैदान। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अभी पहाड़ी मान लो, पहाड़ मैदान की बात नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं हम अभी पहाड़ी मान लो, जो रवैया पहाड़ के साथ हो वो हमारे साथ भी कर लो, जो सब्सिडी पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, जो प्रमाण पत्र पहाड़ पे है वो हमें भी दे दो, ये है। और रही गन्ने की बात, गन्ने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और मेरे साथ सदन में भी वादा किया था कि हम पहली मीटिंग जैसे सदन के बाद कैबिनेट होगी हम उसमें घोषित करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में आयोजित मासिक कार्यक्रम खबर पात के 5वें संस्करण में उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर केंद्रित परिचर्चा के दौरान आंदोलनकारियों की आंखें नम हो गईं। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने उस दौर के जख्मों और संघर्ष की दास्तान सुनाई। कार्यक्रम में शामिल 6 आंदोलनकारियों ने रामपुर तिराहा कांड सहित आंदोलन के दौरान झेले गए भयावह पलों को याद किया। आंदोलनकारी उषा भट्ट ने उस घटना का आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा कि वे 1 अक्टूबर को गोपेश्वर से 24 लोगों के साथ चली थी, जिनमें 14 कर्मचारी, 7 गृहिणियां और 3 छात्राएं शामिल थीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में जिले के बड़े बकायेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सबिन बंसल के निर्देश पर आपको बता दें, एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में तहसील सदर क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने 3 प्रमुख बकायेदारों की संपत्तियों को कुर्क कर सील कर दिया। कार्रवाई के तहत मैसर्स शाई कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स की
विला राजपुर रोड स्थित 4 BHK फ्लैट को कुर्क किया गया। इस पर 3.41 करोड़ रुपए की GST बकाया वसूली दर्ज है। आपको बता दें DHFL प्रेमेसिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालय भी सील किया गया। इस पर 33.83 लाख रुपए और 10% संग्रह व्यय की वसूली लंबित थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड STF की साइबर क्राइम टीम ने देश भर में फैले डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भंडाफोड़ करते हुए लगभग 87 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। टीम ने इस मामले में गिरोह के मुख्य आरोपी किरण कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खुद को CBI मुंबई साइबर क्राइम और टेलीकॉम विभाग के अधिकारी बताकर देहरादून और नैनीताल के 2 पीड़ितों को डिजिटली अरेस्ट किया था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए उन्हें 48 घंटे तक धमकाकर अलग अलग खातों में कुल 87 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। मुख्य आरोपी के खाते में संदिग्ध 9 करोड़ रुपए के लेन देन पाए गए, जिन पर देश भर के विभिन्न राज्यों से 24 शिकायतें दर्ज हैं। जांच में आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई बैंक चेकबुक और सिम कार्ड बरामद किए गए। आप लोग जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में मास्टरमाइंड को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो IG सर के निर्देशानुसार हमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, कोर टीम्स का गठन किया। उसके चलते हमें एक सफलता हासिल हुई है। उसमें हम एक मुकदमा हमारे गढ़वाल रीजन में है, एक कुमाऊं रीजन में है, जिसमें अराउंड टोटल 87 लाख का डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हुआ है। साइमल्टेनियसली आपके नोएडा साइबर सेल में भी ये 3 करोड़ का मुकदमा पंजीकृत है। एंड बाकी इसमें अराउंड वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इसमें भी मोर देन 20 स्टेट्स हैं जहां की कंप्लेंट्स हमें मिली हैं और उसमें जांच चल रही है कि FIR पंजीकृत है कि नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लाल कुआं से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के हल्दू चौड़ मंडल में आज युवा आवाहन कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने युवाओं की समस्याएं सुनकर निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम का तेजी से निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच मिल सके। मंडल अध्यक्ष रोहित दुमका ने बताया कि युवा आवाहन कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को संगठन और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। विश्वास जताया कि 2027 विधानसभा चुनाव में भारी मतों से निर्वाचित होकर डॉक्टर बिष्ट युवाओं सहित क्षेत्र का चौमुखी विकास जारी रख सकेंगे। देखिए, आज युवाओं ने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर विशेष रूप से युवाओं के हाथों को रोजगार मिले। युवाओं को जो बहुत हमारे कुछ युवा जो राह भटक रहे हैं, जो नशे की ओर को जा रहे हैं, ऐसे युवाओं को रोकने के लिए, उनके हाथों को काम देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए युवा शक्ति ने एक बड़ा सम्मेलन आज यहाँ पर किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। यह कार्यक्रम पहले मेरे द्वारा नहीं, मेरी विधानसभा के सभी लोग लगे थे इसमें। बिंदुखत्ता मंडल भी, लालकुआं मंडल भी, गोलापार मंडल से भी हमने सहयोग के लिए कहा था, शायद वहाँ से कोई आया नहीं। और इसमें सभी युवाओं ने, बिंदुखत्ता मंडल से हमारे युवा मोर्चा ने हमें सपोर्ट करा इस कार्यक्रम के लिए, और लालकुआं मंडल से हमारी सारी टीम आई, युवा मोर्चा मेन बॉडी की टीम ने भी सहयोग करा। और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय विधायक जी के भतीजे भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं चेतन बिष्ट जी, इस कार्यक्रम के संयोजक वो कर रहे थे। और मैं उनके साथ, मेरी टीम, मेरे पूरे साथी, सभी लोग, हमने सब लोगों ने मिलजुल कर यह कार्यक्रम, आज एक भव्य कार्यक्रम हमने माननीय विधायक जी के लिए किया। और हमने विधायक जी को ये दिखाया कि 2027 में भी युवा, आप आज तो ये खाली आप ये समझ लीजिए कि 20% हमारा युवा आया विधायक जी का। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां हरिद्वार से बीजेपी सांसद एवं देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कल, आपको बता दें, आजकल वैवाहिक जीवन में हो रहे अलगाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गंगाधारा और 2.0 इन बिखरते हुए रिश्तों की पड़ताल करेगा। वहीं दून विश्वविद्यालय गंगाधारा 2.0 में सह आयोजक की भूमिका में रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि जहां पिछले वर्ष इस व्याख्यान माला की शुरुआत हुई थी,
वहीं इस कड़ी में इस बार एक दिवसीय कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग के हरिद्वार रोड स्थित प्रेक्षागृह में 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करने के लिए विशेषज्ञ प्री वेडिंग काउंसलिंग, समझ और संवाद के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज व देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करना है। इस अवसर पर ऐसे 5 आदर्श युगल और परिवारों को खुशहाल परिवार, समृद्धि परिवार सम्मान प्रदान किया जाएगा। समस्याओं पर एकजुट एक मंच पर 15 तारीख को नवंबर को ये प्रोग्राम होगा। इसका नाम दिया गया प्री वेडिंग काउंसलिंग, संवाद और समझ और संवाद नाम दिया गया है। ये प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के और 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोचिकित्सक, कुछ काउंसलर इसमें जो इन बातों के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति मामले पर दायर विभिन्न याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करते हुए सभी को लाभान्वित करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि प्रदेश में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से लटके पड़े हैं। प्रभावित शिक्षक प्रवक्ता लंबे समय से सरकार से पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। विभागीय स्तर पर सुनवाई न होने पर कई लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए याचिकाएं दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त कर पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। पदोन्नति का लाभ मिलने की उम्मीद में वे वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भुवन चंद्र कांडपाल के केस में पारित आदेश के आधार पर पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। एक मैटर था सीनियरिटी का डिस्प्यूट का, ये जो असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड और लेक्चरर्स के बीच का, जो हमारा ये कहना था कि एक जो केस हुआ था पहले भुवन चंद्र कांडपाल वाला, जिसमें कि एक जीओ के आधार पर उसको सीनियरिटी दी थी। उनको 21 नवंबर 1995 के जीओ के आधार पर उनको 1/10/1990 से रेगुलर मानते हुए उनको सीनियरिटी का बेनिफिट दिया था। तो हमारा भी यही कहना था, और जो थे लक्ष्मण खाती, त्रिभुवन कुंवर, जीवन धामी, कई पिटिशनर थे, एलटी ग्रेड और लेक्चरर दोनों। तो हमारा ये भी कहना था कि हमारा केस भी, हमारा अपॉइंटमेंट भी 1/10/90 से पहले हुआ था, और हम भी जो है 21 नवंबर 95 के जीओ से कवर्ड हैं। लिहाजा हमें भी सीनियरिटी जैसे भुवन चंद्र कांडपाल को दी थी, उसी के आधार पर सीनियरिटी देते हुए सभी सर्विस बेनिफिट दिए जाएँ। तो हम पहले यहाँ से जीत गए थे डबल बेंच से, तो उसके बाद जो है फिर सरकार ट्रिब्यूनल चलेगी। ट्रिब्यूनल ने भी हमारे फेवर में करते हुए कहा था कि 1/10/90 को ही जो है इनकी सीनियरिटी वो रेगुलर मानते हुए इनकी सीनियरिटी डिसाइड करिए आप 3 महीने के अंदर। बढ़ेंगे अगली खबर की। बीते रोज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इसे अब सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी थी। ऐसे में सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया। योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजना का सीधा लाभ आसानी से मिल पाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा वह इन योजनाओं का लाभ ले पाएगा। ऐसे में प्रदेश में बिना स्थायित्व का निवास कर रहे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या अन्य योजनाओं के लाभ। सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुँचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं।
तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।